हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज अपन एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, इसे अपन शॉर्ट में आईटीएफ भी बोलते हैं। तो अपन इसमें देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है ये चैप्टर। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे देखें, अ सिंबल साइन इनवर्स एक्स और आर्क ऑफ साइन एक्स रिप्रेजेंट एन एंगल हुज साइन इज इक्वल टू एक्स। तो बोला है कि अ सिंबल साइन इनवर्स एक्स, जो अपन साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ये जो साइन की पावर -1 एक्स लिखते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स है। क्लियर है। और आर्क ऑफ साइन एक्स, और इसे अपन आर्क ऑफ साइन एक्स भी लिख सकते हैं, आर्क ऑफ साइन एक्स भी लिखें। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, रिप्रेजेंट एन एंगल हुज साइन इज इक्वल टू एक्स। तो अब ये जो बोला है, ये वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अगर अपन साइन लें तो वो क्या होगा, x के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे अगर अपन साइन ले लें, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये क्या होगा, ये x के इक्वल होगा। तो यही कहा गया है कि अ सिंबल साइन इनवर्स x और आर्क ऑफ साइन x रिप्रेजेंट एन एंगल हुज साइन इज इक्वल टू x। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अपन फिर अब डोमेन, रेंज और ऑफ आईटीएफ की बात करेंगे, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो जैसे अपना पहला है y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1, मतलब x की जगह पे आप -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसका रेंज जो होता है वो -π/2 to π/2 होता है। क्लियर है। अब उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स के लिए देखें तो सेम डोमेन साइन इनवर्स एक्स की तरह ही होगा, -1 to 1, और जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to π के इक्वल। क्लियर है। अब टेन इनवर्स एक्स के लिए देखें तो टेन इनवर्स एक्स में आप x को यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 होता है, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है y इक्वल्स कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में भी जो डोमेन है वो r होता है। ठीक है, एनी रियल नंबर। ठीक है, और जो रेंज होता है वो 0 to π होता है। ठीक है, जिसमें 0 और π इंक्लूडेड नहीं होते हैं। और y इक्वल्स सेक इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और जो रेंज होता है 0 to π। ठीक है, लेकिन -π/2 इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है y इक्वल्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका भी डोमेन जो है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होता है, बिल्कुल सेक इनवर्स जैसा। और जो हमारा जो रेंज हो जाता है कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए वो -π/2 to π/2 -0, मतलब 0 इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है। तो ये हमारे डोमेन और रेंज है कुछ, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके यूज जो हैं वो आते रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन, टेन और कॉसेक को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 के रेंज में होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता है, यहाँ पे इंक्लूड रहता है, और यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं रहते हैं बस। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉस, कॉट और सेक के लिए देखें तो 0 to π हमारा जो है रेंज आती है, इसमें 0 और π इंक्लूडेड होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं, और यहाँ पे π/2 एक्सक्लूडेड होता है। क्लियर है। आपको जैसे भी अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं। ठीक, बस याद रहने से मतलब है। क्लियर है। अब आगे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर है tan इनवर्स ऑफ 1/√3, मतलब tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें क्या बतानी है, एंगल बतानी है, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन इसे जैसे पाला लें, tan इनवर्स 1/√3 को क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को एज्यूम कर लेंगे थीटा के इक्वल। क्लियर है, क्योंकि ये एंगल ही देगा। क्लियर है। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे, tan ले लिए तो tan ऑफ tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, और इधर हो गया tan थीटा के इक्वल। ठीक है, tan ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स 1/√3, यानी कि थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ से π/6 के इक्वल। क्लियर है। तो हमने एंगल को फाइंड कर दिया π/6। ठीक है, तब उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ -½ के लिए। तो कॉस इनवर्स ऑफ -½ को एज्यूम कर लेंगे अपन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट दोनों तरफ कॉस लेंगे। तो कॉस लिया हमने, तो ये हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, तो ये हो गया -½ इक्वल्स कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स -½ आ गया। ठीक है, कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो अपन को एंगल कौन सी लेनी है, सेकंड वाली लेनी है या थर्ड वाली लेनी है।
तो हमें मालूम है यहाँ पर वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। और कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। क्लियर है। तो 0 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल तो आएगा ही नहीं, तो अपन कौन सा एंगल लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल लेंगे। तो ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल। तो यहाँ पे कॉस थीटा हाफ किसके इक्वल होता है, कब होता है, जब एंगल जो है π/3 हो। ठीक है। तो लेकिन हमें माइनस हाफ है तो पाई माइनस π/3 होता है। ठीक है, ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में इसके लिए बात की हुई है। तो ये हो गया 2π/3 के इक्वल, थीटा जो हमारा आ गया 2π/3 के लिए इक्वल। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉट इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, आप इस तरीके से थीटा एज्यूम करके भी बना सकते हैं, या फिर आपको अगर कन्वीनियंट लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। जैसे कॉट इनवर्स -1/2 है, तो आप दोनों तरफ कॉट लिए तो -1 इक्वल्स हो गया कॉट थीटा के इक्वल, -1 इक्वल्स कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा जो है वो 1 कब होता है, π/4 पे होता है, π/4 पे होता है। लेकिन यहाँ पे -1 है तो कॉट थीटा नेगेटिव कब होता है, कॉट थीटा नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट तो लेना नहीं है क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स के रेंज में नहीं आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल, तो अपन लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल। तो बस हो जाएगा, सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो यानी कि पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसे अपन यहाँ पे एज्यूम कर लिए कॉट इनवर्स ऑफ -1 को थीटा के इक्वल, दोनों तरफ कॉट लिए तो ये हो गया -1 इक्वल्स कॉट थीटा। क्लियर है। तो अब कॉट थीटा नेगेटिव आ गया, फिर से हमें सेकंड क्वाड्रेंट ही लेना होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा 1 कब होता है, π/4 पे होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए, यानी कि पाई माइनस थीटा दैट इज पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ गया पाई माइनस π/4 3π/4 के इक्वल। क्लियर है, आ रही है बात समझ। अब उसी तरीके से सेक इनवर्स ऑफ -√2, इसको एज्यूम कर लिया हमने थीटा के इक्वल। फिर नेक्स्ट वही स्टेप करेंगे, सेक ले लेंगे दोनों तरफ। तो सेक लिए तो ये हो गया -√2 इक्वल्स सेक थीटा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे फिर सेक थीटा जो है नेगेटिव आ गया। सेक थीटा नेगेटिव कब होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट वाला लेंगे नहीं क्योंकि वो एंगल जो है सेक इनवर्स एक्स के रेंज में नहीं आएगा, इसलिए अपन सेकंड क्वाड्रेंट वाला लेंगे। तो अब अपन बात करेंगे कि सेक थीटा जो है √2 कब होता है, सेक थीटा √2 कब होता है, π/4 पे होता है, लेकिन हमें -√2 चाहिए, यानी कि पाई माइनस π/4। क्लियर है। तो थीटा हो गया हमारे पास पाई माइनस π/4 डैट इक्वल्स हो जाएगा 3π/4। क्लियर है। अब उसी तरीके से अब देख लेते हैं लास्ट साइन इनवर्स ऑफ π/2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ π/2। तो आप बोलेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ π/2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें π/2 है। ठीक है, और आपको एंगल ही फाइंड करना है। ठीक है, तो π/2 क्या होगा, मतलब 3.14/2, मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर है। तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या है, ये डोमेन में लाई कर रहा है π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1, लेकिन यहाँ 1 से एक्सीड कर रहा है, यानी कि ये तो डोमेन में ही नहीं है, तो एंगल क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा, मतलब इसका आंसर है फाई। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं था। क्लियर है। तो आप डोमेन भी चेक करेंगे, यहाँ तो ये सारी पता थी हमें वैल्यू की इसकी होती है, डायरेक्ट हमें एंगल पता था तो अपन डायरेक्ट बिना चेक करे हुए बता दे रहे थे, लेकिन आपको एक बार डोमेन को चेक करना है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, सेम वैल्यू निकालनी है। तो पहला है हमारे पास साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। क्लियर है। तो ये लिखा हुआ है साइन के अंदर एक एंगल दिया हुआ है π/2 माइनस थीटा, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे थीटा एज्यूम करके आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने मान लिया थीटा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ -1/2। क्लियर है। तो अब ये क्या हो गया, साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन π/2 माइनस थीटा में मालूम है क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, और थीटा एज्यूम किया हमने साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे, यहाँ से अपन थीटा को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ डायरेक्ट रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन दोनों तरफ साइन ले लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल आ गया -1/2 के। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब बात करेंगे साइन थीटा नेगेटिव कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन यहाँ पे कौन सा वाले एंगल को लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट वाला को लेंगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला को लेंगे। तो अपन रेंज में देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का रेंज की बात करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2।
ठीक है, -π/2 टू π/2, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे रेंज होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट था, तो यहाँ पे तो एंगल ले नहीं सकते क्योंकि रेंज में नहीं आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना होगा, ठीक है। फोर्थ और फर्स्ट जो है रेंज में आ रहा है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है तो लेंगे ही नहीं, तो फोर्थ एक बचा, ठीक है। तो फोर्थ में एंगल क्या होता है, या तो -θ होता है या फिर 2π - θ होता है। क्लियर है, ये सारी बातें हमने ट्रिगोनोमेट्री में की हुई हैं। तो अब यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा -π/6 के इक्वल, हमने -θ ले लिया, ठीक है। sin थीटा 1/2 होता है π/6 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे -θ लेना है, ठीक है, तो -π/6 ले लिया। क्लियर है, या फिर आप 2π - π/6 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो थीटा आ गया हमारे पास -π/6, मतलब यहाँ पे रख दिया हमने cos ऑफ -π/6। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, cos ऑफ -θ सेम है cos थीटा, तो cos ऑफ π/6 किसके इक्वल होगा, √3/2 के इक्वल। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखें, cosec ऑफ sec इनवर्स ऑफ -√2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/√3, ठीक है। तो ये भी cosec के अंदर कुछ एंगल दिए गए हैं, तो सबसे पहले अपन इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो sec इनवर्स ऑफ -√2 क्या होगा, तो आप इसको थीटा मान लें, इसको फाई मान लें और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज, ठीक है। उसी तरीके से करते हैं अपन। तो sec इनवर्स को हमने मान लिया, sec इनवर्स -√2 को फाई मान लिया, क्लियर है, और tan इनवर्स ऑफ -1/√3 को थीटा मान लिया, सॉरी थीटा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ सेक लिए, तो ये हो गया -√2 इक्वल्स सेक ऑफ फाई। तो अब यहाँ से फाई की वैल्यू बता सकते हैं, क्या होगा फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू हो जाएगा π-π/4 दैट इज 3π/4, ठीक है। ये कैसे लिखा हमने, अब पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है। तो फाई की वैल्यू आ गई 3π/4। अब वहाँ से tan इनवर्स को देखें, तो tan लिए तो ये हो गया -1/√3 इक्वल्स tan थीटा, ठीक है। tan थीटा नेगेटिव कहाँ होगा, tan थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है, tan थीटा जो है यही दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू लेंगे, तो tan थीटा के फिर रेंज की बात करेंगे, क्या होता है रेंज, -π/2 टू π/2। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। लेकिन -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मतलब अपन लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल मतलब क्या हो जाएगा, -θ, यानी कि -π/6। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स आ गया -π/6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। तो ये हो गया cosec ऑफ 5 + थीटा लिखा हुआ था, तो 5 + थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो फाई है हमारे पास, यहाँ से क्या आया फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3π/4 और थीटा की -π/6। तो बस अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे। तो cosec ऑफ 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 9/π -2π। तो ये क्या हो गया, cosec ऑफ 7π/12, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, ऑप्शन में इसी तरीके से दिया हुआ रहेगा। क्लियर है, अब आगे देखते हैं और एक एग्जांपल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/1 + z इक्वल्स 2π, इन तीनों एंगल का सम जो है 2π के इक्वल दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z² - xyz। मतलब यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ये वैल्यू को बताना है। क्लियर है, तो अपन इस तरह के क्वेश्चन में जब भी देखें इस तरह के क्वेश्चन, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग कम रहता है, ठीक है, और सॉल्व भी बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल से कैसे सॉल्व करेंगे, तो तीन एंगल का जो सम है वो 2π के इक्वल दिया गया, ठीक है। और sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x, ये सारी वैल्यू, इसकी हमें रेंज पता है क्या होती है। sin इनवर्स x और y के लिए हो जाएगा -π/2 टू π/2, ठीक है, इन दोनों के लिए। और cos के लिए क्या होता है, 0 टू π, ठीक है। अब यहाँ पे सोचेंगे अपन, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। अगर ये एंगल जो है π/2 हो गया, ठीक है, ये π/2 हो गया, ये π/2 हो गया, ठीक है, ये π/2 ये π/2, दोनों को ऐड करें कितना होगा, पाई के इक्वल होगा, पाई के इक्वल हुआ। और यहाँ पे 2π चाहिए, सम हमें 2π चाहिए, तो मतलब ये दोनों का सम जो है पाई के इक्वल आ गया। तो ये अगर पाई के इक्वल आ गया तो ओवरऑल सम क्या हो जाएगा, 2π के इक्वल हो जाएगा। तो हमें अब सोचना है कि ये 2π पाई कब आएगा,
तो कॉस इन्वर्स ऑफ -1 क्या होता है, पाई के इक्वल होता है, और पाई रेंज में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन साइन इन्वर्स x को π/2, साइन इन्वर्स y को π/2 और कॉस इन्वर्स 1/1 + z को पाई के इक्वल कर दें तो हमारा जो सम है वो 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अपन अब देखेंगे साइन इन्वर्स x π/2 कब होगा, जब x 1 के इक्वल होगा। x 1 हुआ तो साइन इन्वर्स x क्या होगा, π/2 होगा। क्लियर है, देख भी लेते हैं कैसे होगा। जैसे सपोज कीजिए साइन इन्वर्स x इक्वल्स π/2 चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो ये हो गया x इक्वल साइन ऑफ π/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, साइन π/2 के इक्वल, दैट इज 1। क्लियर है। अब उसी तरीके से साइन इन्वर्स y भी हमें π/2 चाहिए, साइन इन्वर्स π/2 चाहिए तो मतलब क्या होगा, y की वैल्यू 1 के इक्वल भी आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से, ठीक है, x आ गया 1, y आ गया 1। अब यहाँ पे कॉस इन्वर्स ऑफ 1/1 + z लिखें, तो ये हमें क्या चाहिए, ये पाई के इक्वल चाहिए। कोई नहीं, लिख देते हैं कॉस इन्वर्स ऑफ 1/1 + z इक्वल्स पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + z और ये हो जाएगा कॉस पाई के इक्वल। तो कॉस पाई हमें मालूम है क्या होता है, -1, तो ये हो गया -1 इक्वल्स 1/1 + z। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी z की वैल्यू, ये हो जाएगा -1 इक्वल्स 1 + z। तो z आ गया हमारे पास यहाँ से -2 के इक्वल। क्लियर है, z आ गया -2, x आ गया 1, y आ गया 1। तो बस अब x y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और आंसर को फाइंड करना है। तो x² यानी कि 1 का स्क्वायर, y² 1 का स्क्वायर, z² यानी कि -2 का स्क्वायर, -x y z 1 × 1 × -2। तो ये क्या हो गया, 1 1 2 और ये हो गया 2 का -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4, और ये हो गया -1 × 2 -2 दैट इज +2। तो क्या आ गया वैल्यू, 8 आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ ITF। ठीक है, तो बोला गया है द ग्राफ ऑफ ITF आर मिरर इमेज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अबाउट द लाइन y = x। तो बोला गया है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे sin x cos x, ठीक है, इन सब के जो ग्राफ होते हैं, ठीक है, उन सब का ग्राफ जो लाइन है y = x वो मिरर इमेज का काम करता है। ठीक है, वो मिरर का काम करता है। तो मतलब y = x के अबाउट अगर मिरर इमेज ले sin x का, तो जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, साइन इन्वर्स x का ग्राफ होगा। उसी तरीके से बाकी सभी के लिए। ठीक है, तो हमने ये इन्वर्स फंक्शन में भी बात की थी कि जो भी दो इन्वर्स फंक्शन हैं जैसे f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो उन दोनों का ग्राफ जो है वो लाइन y = x के अबाउट मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो वही कहा गया है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें y = साइन इन्वर्स x के लिए, तो x -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो -1 के बीच 1 और 1 के बीच में ही ग्राफ जो है बनेगी। तो -1 पे वैल्यू होती है -π/2 और 1 पे वैल्यू होती है π/2। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें नज़र आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, उसी तरीके से cos इन्वर्स x में x -1 to 1, y जो है 0 to π, -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ होगी। और जो -1 पे वैल्यू होती है पाई, 1 पे वैल्यू होती है 0 और 0 पे वैल्यू होती है π/2। तो बस कुछ इस तरीके का ग्राफ नज़र आता है -1 से 1 के बीच में। छोटे छोटे ग्राफ है, बस याद कर लेने आपको कि इस तरीके का ग्राफ जो है बनता है। क्लियर है। तो अब tan इन्वर्स x के लिए देखें तो x बिलोंग्स टू r होता है, y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। x बिलोंग्स टू r मतलब -∞ to ∞ तक ग्राफ बनेगा। ठीक है, और -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और आगे यहाँ पे π/2 और -π/2 पे ग्राफ जो है वो अप्रोच करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ tan इन्वर्स x के लिए बन जाएगा। तो ये सारी ग्राफ को याद रखनी है और बाकी और 3 ग्राफ को देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है y = cot इन्वर्स x का ग्राफ। ठीक है, x बिलोंग्स टू r होता है मतलब -∞ to ∞ तक ग्राफ रहेगी, और y जो है वो 0 to π होता है। ठीक है, 0 to π है। ठीक है, जिसमें 0 और π इंक्लूड नहीं है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ नज़र आता है, 0 पे अप्रोच कर रहा है और पाई पे अप्रोच कर रही है ग्राफ। क्लियर है, और ये इन्फाइनाइट तक और -∞ तक चलता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें y = cosec इन्वर्स x। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और y जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर है, तो ग्राफ जो हमारा बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। 1 पे वैल्यू आती है π/2। ठीक है, उसके बाद ग्राफ कुछ ∞ तक अप्रोच करते जाता है x में। ठीक है, और x ∞ अप्रोच करेगा तो y जो है 0 को अप्रोच करेगा, और उसी तरीके से -1 पे -π/2 वैल्यू आती है। क्लियर है, और ये ग्राफ जो है -π/2 पे ∞ पे अप्रोच कर रही है। अब y = sec इन्वर्स x के लिए देखें तो सेम x जो है डोमेन है हमारा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞,
और y जो है वो 0 to पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2, मतलब 0 to पाई है और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। पाई बाई 2 पे हमने डॉटेड लाइन बना लिया, ठीक है। तो -1 पे वैल्यू आती है पाई के इक्वल, ठीक है। पाई से यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट हुआ और 1 पे वैल्यू आती है 0 के इक्वल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ नज़र आएगा, क्लियर है। तो बस ये सारी ग्राफ को आप में बस रफ आइडिया होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। और बाकी अपना काम हो जाएगा, बस इतना याद रहेगा तो क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।